नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में बातें बाजार की के खास सेशन में, जहां हम चर्चा करने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। स्टॉक मार्केट का फाउंडेशन बेहतरीन तरीके से आप लोगों का तैयार हो चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से अपने फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जिनको ज्ञान अर्जित हुआ था उसको उपयोग करना शुरू कर दिया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस को भी अपने तमाम चार्ट्स के माध्यम से कैंडल्स को समझने का प्रयास कर लिया होगा। ये सारे काम संभवतः आप लोगों ने कर लिए होंगे। लॉन्ग रन में जिनको इन्वेस्टमेंट करना है उनके लिए अब सबसे आखिर का टाइटल बचा है, जिसका नाम फंडामेंटल एनालिसिस है, जिसे हम लोग बेसिक तरीके से आपके साथ शुरू करने जा रहे हैं। फंडामेंटल एनालिसिस कहने के लिए तो आपको कितने भी समय तक कराया जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक सेक्टर के अंदर तमाम प्रकार की कंपनियों का संपूर्ण विश्लेषण जो करना होता है। लेकिन फिर भी जो बेसिक्स आपको किसी कंपनी में देखने होते हैं कि अगर आपने केवल ट्रेड करना है तो ट्रेड से पहले आपको क्या देखना है, उस जानकारी के लिए हम आपके साथ इस फंडामेंटल एनालिसिस को करने के लिए लाइव हाजिर हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज के सेशन की शुरुआत में आप लोगों को, जैसा अब तक हमने बता दिया है कि हमारे इन तमाम टाइटल्स में आप लोगों ने अभी तक इंट्रोडक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट कंप्लीट कर लिया है, टेक्निकल एनालिसिस कर लिया है, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कर ली है। अब हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस के डे 1 में एंट्री कर रहे हैं। हमने ये पूरा कोर्स ऑफ कंटेंट आपके साथ जो कहा था वो सारा का सारा डील कर लिया है। अब हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस वाले टाइटल में एंट्री कर रहे हैं। सबसे पहला जो टाइटल है कि इंट्रोडक्शन क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे। फ्यूचर ट्रेडिंग हम कर चुके हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग हम लोग कर चुके हैं। कहा जाए तो हम अपने इस पूरे कोर्स के आखिरी पड़ाव पर हैं, और इस आखिरी पड़ाव में आखिर के 3 लेक्चर्स अधिकतम मुझे लगता है कि रिक्वायर होंगे। मैं पिछले हफ्ते भी इनको खत्म करना चाह रहा था, लेकिन पिछले हफ्ते की कुछ व्यस्तताएं अधिक थी, मुझे कहीं अपना स्टूडियो छोड़कर बाहर जाना पड़ गया था। इस चलते मैं आपके सेशंस नहीं कर पाया था। संभवतः आप लोगों को पता भी चला होगा जब मैंने अपनी पाठशाला पर कुछ फेसलेस वीडियोस डाले थे। मैं स्टूडियो में नहीं था, कहीं बाहर था। ऐसे में आप लोगों के साथ संवाद करने के लिए मेरे पास मंच का अभाव था, और उस मंच अभाव के चलते आपके आज के सेशन में मैं पुनः आपके सामने हाजिर हुआ हूं। तो चलिए इसी क्रोनोलॉजी में फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस है क्या, कहानी क्या है, क्यों समझनी है हमें, पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अगर हमें किसी कंपनी के अंदर रिकॉर्ड चालू है, भैरूलाल जी रिकॉर्ड चालू है, सभी साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग। आशीष लिख रहे हैं बाबा रामदेव जी के साथ। देखिए, आपके सामने जब कोई कंटेंट आता है उससे पहले हम लोग जा चुके होते हैं, वो प्रोडक्शन के बाद में निकलता है। तो मुझे लगभग हर वीकेंड पे ट्रैवल करना होता है। समटाइम्स कुछ जगह की रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं कि वीकेंड से कभी आधा दिन पहले जाना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा देखना है, आप तक कुछ एक्स्ट्रा पहुंचाना है, तो उसके लिए ट्रैवल टाइमिंग मेरे पास में सैटरडे संडे होता है, जिस दिन मैं आपके कोर्स से ब्रेक लेता हूं। वैसे मेरी प्रतिदिन 5 से 6 क्लासेस होती हैं, जिस समय मैं आपके सामने स्टूडियोज में क्लासेस में दिखाई देता हूं। और जब शनिवार रविवार का दिन होता है, तब मैं दुनिया भर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी काम से निकला होता हूं। आप उनमें से कुछ को देख पाते हैं और कुछ का प्रभाव देख पाते हैं। जैसे आज जब आप मुझे इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ाते हुए देख रहे हैं, तो प्लेटफॉर्म से पहले की अपनी एक जर्नी होती है, एप्लीकेशन बनने की जर्नी होती है, वेबसाइट बनने की जर्नी होती है, कोर्स प्लानिंग की जर्नी होती है। उससे पहले अपनी टीम बिल्ड करने की एक जर्नी होती है। उसके लिए जो समय है वो मैं अक्सर अपने वीकेंड्स में रखता हूं। कई बार मुझे उसके लिए देश में ही रहना पड़ता है, कई बार देश से बाहर भी जाके आना पड़ता है। और ऐसे में मेरी हाल ही की जो यात्रा थी पिछले इस सैटरडे संडे की, मैं इंडिया में नहीं था, मैं आउट ऑफ इंडिया था, वहां पर कुछ जरूरी काम के लिए, ताकि मैं कुछ और बेहतर कर सकूं आपके पर्टिकुलर कोर्सेज में। इसके लिए किसी टीम के साथ डिस्कशन में था। बेहतर है कि अगर कुछ होगा तो आपके सामने जल्दी लाया जाएगा। इसी क्रोनोलॉजी में अगले हफ्ते और उससे अगले हफ्ते लगभग वीकेंड इसी तरह की जर्नी में निकल रहे हैं आप सभी के प्यार के साथ। ठीक है, चलिए। तो साथियों, आपके सामने फंडामेंटल एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो सवाल बड़ा है कि फंडामेंटल एनालिसिस करना ही क्यों है। ये बिल्कुल वैसी बात है कि मैं क्यों मतलब रखूं इस बात का, जब मुझे पता है कि ये इतने का मिल रहा है तो मैं ले लेता हूं। अक्सर मैंने पूरी की पूरी जो ट्रेडिंग है वो आप लोगों के सामने सब्जी मंडी के तरीके से सिखाई है कि आप सब्जी मंडी गए, वहां पर आपको कुछ सब्जियों के भाव पता चले, आपने उनमें से कुछ लेना था, जो ले लिया, कुछ नहीं लेना था तो छोड़ दिया। उसी सब्जी मंडी क्रोनोलॉजी में अगर मैं आपके सामने एक दिन आपको उठाकर कहूं कि जाइए सब्जी मंडी जाइए और 1 किलो आलू ले आइए, अक्सर मैं आलू का ही उदाहरण आपके सामने रखता हूं। तो एक विद्यार्थी कह रहे हैं सर डीपली फंडामेंटल एनालिसिस सिखाना। देखिए, डीपली फंडामेंटल एनालिसिस के लिए अगर आप सीखना चाहते हैं, जिसमें सेक्टोरल एनालिसिस होगा, हर कंपनी के हर मल्टी कैप सेक्टर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल कैप एनालिसिस होगा, उसके लिए एक बहुत बड़ा समय फ्रेम की आवश्यकता है, और वो सबको जरूरी नहीं है। वो उन्हें जरूरी है जो पोर्टफोलियो अच्छा बनाना चाहते हैं, वो उन्हें जरूरी है जो ये समझना चाहते हैं कि मुझे आज स्टॉक परचेज करके रखना है फॉर लॉन्ग टर्म, है ना। तो अभी जो मैं फिलहाल आपको जानकारी दे रहा हूं, इन 2-3 दिनों के अंदर जो जानकारी दूंगा, उससे आप लोग छोटा मोटा पोर्टफोलियो बनाना, मतलब 10-50 हजार रुपए तक का आप अगर पोर्टफोलियो बनाना चाहें तो वो कर सकते हैं। लेकिन खुद से ही, यानी कि ना तो आपको पीएमएस सुविधा लेनी है, ना ही आपको म्यूचुअल फंड की सुविधा लेनी है, ना ही आपको एआईएफ की सुविधा लेनी है, और खुद से अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। उसके लिए फिर एक और स्केल अप करना पड़ता है, जिसको आप डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। मुझे नहीं लगता कि उसकी आवश्यकता आपको है, या फिर मैं उल्टा कहूं कि इस कोर्स में उसको कराने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए हमें अलग से प्रॉपर एक एनालिसिस कोर्स निकालना पड़ेगा। वो केवल उनके लिए होगा जो इस तरह की रिक्वायरमेंट रखते होंगे। ठीक है, आइए। तो ऐसे में अभी फिलहाल के लिए हम लोग वापस आते हैं, मंडी की यात्रा करते हैं। तो मंडी की यात्रा में आप गए और आपसे कहा कि बेटा जाओ और आलू खरीद के ले आओ। मैं अक्सर आलू पर केंद्रित इसलिए होता हूं क्योंकि आलू एक व्यवहारिक सब्जी है जो अक्सर सभी लोग कहीं ना कहीं अपने किसी उपयोग में ले रहे होते हैं। तो आप गए साहब, आलू खरीदने के लिए गए, सब्जी मंडी में उसने कहा कि साहब आलू 1 रुपए किलो है। अब 1 रुपए किलो आलू उठा करके ले आए। आपने दिमाग में एक बार भी ये थॉट नहीं दिया कि 1 रुपए किलो मिल क्यों रहा है। बस अब यहीं से ही सारा खेल शुरू हो चुका है। कृपया करके ध्यान दें, 1 रुपए किलो आलू मिल क्यों रहा है, ये आपके दिमाग में आया ही नहीं। अगर आप इस तरह के व्यक्ति हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस आपके लिए बना ही नहीं है। दूसरी तरफ चलते हैं, दूसरी तरफ चलते हैं, और दूसरा टाइप निकल कर आता है कि सर मैं आलू खरीदने गया, और आलू खरीदने गया और मुझे आलू मिला 500 रुपए किलो या 100 रुपए किलो। मैंने इस बार भी नहीं पूछा आलू कितने के हैं, और मैं जाकर के अपने आलू खरीद कर ले आया। अगर आप इस श्रेणी में आते हैं, अब इस बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इस श्रेणी में आते हैं कि आपको ना तो 1 किलो का भाव 1 रुपए था तब फर्क पड़ा, और ना ही किलो का भाव 100 रुपए था तब फर्क पड़ा, तब आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने की 1% भी आवश्यकता नहीं है। एक बार के लिए इस बात के बारे में थम्स अप करिए अगर आप इस बात का मतलब समझ पा रहे हैं जो मैं बात आपसे अभी अभी बोला हूं। अगर आपको इस बात का कोई सेंस बन रहा है तो प्लीज बताइए। अच्छा, और ये कोई अनोखी बात नहीं है। आप में से बहुत से लोगों ने अक्सर जब भी कभी शॉपिंग करने गए होंगे तो इस तरह की घटनाओं से सामना रहा होगा। आपने देखा होगा बहुत से अमीर लोग ऐसे होते हैं, जैसे कहते हैं ना कि कई बार जैसे हम जब छोटे थे तो हम कुछ अमीरों को देखते थे कि वो उतरे गाड़ी से उतर करके बोल रहे हैं फल वाले से, भैया 2 किलो एप्पल पैक कर दो, ये पाइनएप्पल पैक कर दो, ये लीची पैक कर दो, ये स्ट्रॉबेरी पैक कर दो। भाई भाव ही नहीं पूछ रहे हैं। और एक हम थे जो जाते थे उस समय पूछते थे, हाँ भाई साहब क्या भाव दिया है। और वो भाई साहब जब भाव बता रहे हैं तब हमारा शुरू होता था नेगोशिएशन कि भाई सुनो ना यार, ये 100 रुपए किलो का मामला 80 में लगा लो यार, क्योंकि हम देखो 5 चीजें लेंगे, या फिर हम 1 किलो ले रहे हैं, सुनो ना यार इसको 80 में लगा लो। हम वहां पर बार्गेनिंग कर रहे हैं, और एक अमीर आदमी आया जिसने 1 किलो ये 1 किलो ये 1 किलो ये 1 किलो ये, वो भाव ही नहीं पूछ रहा है। इंटरेस्टिंगली वो जोड़कर जो सब्जी वाला भाव बोल दे रहा है, सर इतने रुपए हो गए, सर 2000 रुपए हुए फल के, वो 2000 का नोट निकाल रहा है। वो ये भी जहमत नहीं उठा रहा है कि इन सबको जोड़कर देखा जाए। और ऐसे लोगों की कमी नहीं है, आप लोगों ने अपनी सर्कल में ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे। अगर देखे हो तो उन्हें एक बार याद कर लीजिए। मतलब 2000 रुपए की पत्ती निकाली, टक से टिकाई, उसको लगता है कि अगर 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 मैंने इससे भाव कर लिया तो मैं तो फिर छोटा आदमी हो जाऊंगा। मैंने अगर इनसे ये भाव पूछ लिया कि भाई साहब कैसे दिए हैं, या मैंने एक बार जोड़कर देख लिया इतने इतने, यार लोग सोचेंगे कि बताओ मैं कितना कंजूस आदमी हूं कि मुझे सब्जी का भाव जोड़ना पड़ रहा है। तो समझ जाइए यहीं से आपकी 2 थॉट प्रोसेस निकल कर आ गई। आप में से बहुत सारे साथी कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू हो चुके हैं कि हम खुद वैसे ही हैं। तो जनाब आप अगर वैसे ही हैं तो सही मानिए कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप फंडामेंटल व्यक्ति हैं नहीं।
अब आप कहेंगे सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो? हम बड़े स्मार्ट आदमी हैं। एक ने कमेंट में अभी लिखा कि सर सब जगह आजकल तो एक जैसा ही भाव रहता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि आपने सुपरफिशियली एक चीज़ का अंदाजा ले रखा है कि एप्पल 100-150 रुपए किलो ही चलता है। एक सुपरफिशियल आइडिया आपने ले रखा है। और आपने आइडिया ऐसा ले रखा है कि अभी मैंने लिया है, मुझे कौन-सा खरीद के ले जाना है। 2000 का लेकर आया हूँ। प्रत्युष भाई थैंक यू सो मच। अंडमान निकोबार से आप बैठे हैं। बहुत बढ़िया। तो अब आपके दिमाग में एक चीज़ आई, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, अंजलिता लिखी है सर मैं बहुत बार्गेनिंग करती हूँ। तो अंजलिता जी मतलब महिलाओं को ईश्वर ने ये गुण दिया है कि वो अंबानी की भी वाइफ होंगी तो भी वो पूछेंगी कि भैया ये सामान थोड़ा सस्ता लगा लो। माँ लक्ष्मी स्वरूपा उनको इसीलिए कहा गया है ना, तो आप सही कह रही हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा। तो अब हुआ यूँ कि आपने अपने दिमाग में 2000 का सामान खरीदा। आपको पता था कि 2000 का खरीद रहा हूँ, मुझे कौन-सा अपने घर में यूज़ करना है। ले जाकर दूसरे को बेचना है या दूसरे को पकड़ा देना है। जिसको पकड़ाना है वो पूछेगा भी नहीं और निकाल के जेब में से 5000 पकड़ा देगा कि लो यार रखो कोई बात नहीं। ध्यान से समझिएगा। क्लियर? भाई हनुमान से काफ़ी सारे लोग हैं हमारी क्लास में। क्या बात है? हनुमान में ज़्यादा आजकल लोग मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या? हाँ भाई ध्यान से समझ रहे हैं आप मेरी बात को। आपने 2000 का खरीदा, आपको जिन्होंने आपसे सामान मँगवाया वो आप पर इतना ट्रस्ट करते हैं कि अगर अंकित से सामान मँगवाया है और ये बोलेगा कि सर मैं हनुमान से हूँ। क्या बात है? हनुमान वाले, दुबई वाले, कृपया अपना परिचय ना दें, मैं मान सकता हूँ पूरा पूरा इंटरनेशनल क्लास है हमारा। अब आइए, तो 2000 वाला जिसने सामान खरीदा और वो 2000 का सामान खरीद के मैं गया और मैंने कहा कि अंकल लीजिए मैं आपके लिए फल ले आया। बोले बेटा कितने का लाया? वो अपन से भी ज़्यादा अमीर हैं। उन्होंने भी सुपरफिशियल आइडिया लगा लिया कि इतना सारा फल लेकर आया है, तो यार ये 2000 का तो क्या ही होगा। उन्होंने निकाल कर अपनी जेब से 5000 पकड़ा दिए, ले बेटा। आप कह रहे हो अंकल नहीं इतने की ज़रूरत नहीं थी। अरे यार रख यार, क्या ही फर्क पड़ता है, बहुत पैसा है मेरे पास। तो ऐसे जो लोग हैं, जिन्हें माल आगे से आगे टिकाना है, ये बने हैं टेक्निकल एनालिसिस के। इन्हें बस ट्रेंड पढ़ने चाहिए, इन्हें वस्तुओं की वैल्यू नहीं देखनी चाहिए। वस्तुओं की वैल्यू क्यों नहीं? इन्होंने 2 का खरीदा, 2 का माल 5 में टिका दिया या 2 का माल 3 में टिका दिया, 3 वाले ने खरीदा 5 में टिका दिया, 5 वाले ने 7 में टिका दिया, जिन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये वही है कि फ़र्क ही नहीं पड़ता। है ना? तो ऐसे में जिनके फ़र्क नहीं पड़ता, वो सभी लोग टेक्निकल एनालिसिस पर फोकस करें, वो केवल ट्रेंड देखें कि अंकल पिछली बार जब मैं 2000 का माल लेकर गया था, तो अंकल ने मुझे 1500 पकड़ाए थे कि 3000 पकड़ाए थे। 2000 का माल लेकर गया था, अंकल ने 1500 पकड़ाए थे, तो भाई साहब इस बार थोड़ा सख्ती रखनी है, माल 1000 का ही लेकर चलना है और 1000 के माल से मुझे 1500 निकालने हैं। और अंकल ने अगर 3000 पकड़ाए थे पिछली बार, यानी कि पिछली बार की कीमत आपने अगर देखी है, मतलब आप ट्रेंड देख रहे हैं। अगर आप ट्रेंड देखकर शॉपिंग करते हैं, आप टेक्निकल एनालिसिस के आदमी हैं, आपको अंकल के बारे में पता है। जैसे अभी हमारी क्लास के अंदर एक बहन ने बताया कि वो बार्गेनिंग करती हैं, तो उन्होंने बताया बार्गेनिंग करती है तो आपको क्या लगता है? जो बेचने वाला दुकानदार है उसे नहीं पता है कि लक्ष्मी जी स्वयं आई हैं और बार्गेनिंग कर रही हैं। वो ऑलरेडी आपको इतने भाव लगाकर देता है कि आप बार्गेनिंग करके भी उसके प्रॉफिट उससे नहीं छीन पाती हैं। संभवतः बस आपको ये नहीं पता है। वो आपसे भाव में ही, वो किलो में, तोलने में या किसी चीज़ में आपके साथ खेला करने का प्रयास करता है। उसको पता है कि यदि बार्गेनिंग करने ये आए हैं, तो ऐसे में इनकी बार्गेनिंग से मुझे नुकसान नहीं होना चाहिए, वो मान कर चल रहा है। इसका मतलब आपने जिस तरह से खरीदारी की, सेलर ने भी आपके व्यवहार को अच्छे से एनालाइज़ किया हुआ था। एनालाइज़ किया हुआ था यानी सेलर भी टेक्निकल एनालिसिस वाला व्यक्ति था। आप चीज़ों को रिलेट करिएगा। आप जिस तरह से टेक्निकल एनालिसिस वाले थे कि मैंने खरीदा आगे जाकर बेचूँगा, अंकल ने पिछली बार 2000 के माल के 3000 दिए थे, तो मुझे 2500 तक खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेंड कहता है सस्ते में खरीद कर भी महँगे में बेचा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं उल्टा चलता हूँ और मुझे ये पता चलता है कि माल को सस्ते में खरीदा गया था और महँगे में खरीदा गया था, सस्ते में बेचना पड़ा, तो अगली बार मैं ट्रेंड के हिसाब से शॉपिंग कर रहा हूँ। अर्थात मैं अगर ट्रेंड देख करके स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ, आसान भाषा में इसको मैं यही कहूँगा, आप अपने व्यवहार को पहचानें, ये इन्वेस्टर का बिहेवियर है। अगर इन्वेस्टर इस बात को पहचान पा रहा है कि मैं ट्रेंड देखकर इन्वेस्टमेंट करता हूं, तब तो वो हो गया टेक्निकल एनालिसिस वाला आदमी। जैसे हम जब आईआईटी के लिए तैयारी कराते थे, तो कुछ पेरेंट्स हमसे पूछते थे कि सर हमारे बच्चे को हमें आईआईटी में भेजना चाहिए या मेडिकल में भेजना चाहिए। क्लास 10 से पहले के जो पेरेंट्स होते थे, वो अक्सर ये सवाल पूछते थे कि सर हमें अपने बच्चे को कहां भेजना चाहिए। तो हम लोग उनसे एक ही लाइन बोलते थे, बच्चे के मार्क्स किसमें ज्यादा आ रहे हैं। अर्थात ट्रेंड देख लीजिए ना, अगर वो मैथ में अच्छा कर रहा है तो मैथ में आगे बढ़ाइए, अगर वो साइंस में अच्छा कर रहा है, बायोलॉजी में अच्छा कर रहा है, तो उसे नीट में बढ़ा दीजिए। ट्रेंड एनालिसिस करके हम जानकारी दे देते थे। तो टेक्निकल एनालिसिस ट्रेंड आधारित एनालिसिस होती है और अगर आप ट्रेंड्स को देख करके आगे बढ़ते हैं, तो आप समझिए कि आप टेक्निकल वाले व्यक्ति हैं। इतना बात समझ में आ गया? चलिए, अब चलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। तो ये आप रिलेट अगर कर रहे हो तो आप समझ जाइए कि आप कौन से प्राणी हैं। आप अपने व्यवहार को पहचानिए ताकि आपको ये बात समझ में आने लगे कि आप किस तरह के हैं। अब चलते हैं हम फंडामेंटल एनालिसिस पर। फंडामेंटल एनालिसिस क्या है? फिर से मंडी चलते हैं। मंडी पहुंचे और मंडी में उसने मुझे कहा 100 रुपए किलो आलू है। जैसे ही उसने 100 रुपए किलो आलू बोले, मेरे दिमाग में बिल्कुल वो धूम के अंदर कौन सा था एक्टर था ना, जिसके दिमाग में तुरंत लड़की देखते ही बच्चे जमा देता था, वो इतने बच्चे इतने बच्चे इतने बच्चे, उसका नाम भूल रहा हूं, उदय चोपड़ा था कि क्या नाम था। टक 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 दिमाग के अंदर एकदम फट 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 चीजें चलने लग जाती थी। अगर देखा हो आपने, यदि याद हो आपको, उदय था है ना। ऐसे ही अगर आपको जैसे ही उसने बोला कि 100 रुपए किलो आलू, आपका दिमाग टक से लगा, अरे यार 100 किलो आलू, इसके पास 100 किलो आलू तो यहीं के यहीं पड़े हुए हैं, 10,000 का माल तो ये लेके बैठा है। ओ भाई साहब इसने तो पीछे लॉरी खड़ी कर रखी है, उसमें ऐसी 10 बोरियां हैं और ये तो बैठा-बैठा 10 लाख का आदमी है। अगर ये 10 लाख का आदमी है, अगर ये 100 के आलू बेचकर चला गया, इसने लगाया कितना माल होगा? लाया कहां से होगा? भाई साहब बड़ा गजब आदमी है। आप फंडामेंटल एनालिसिस वाले आदमी हैं। अगर आपको सेलर की गणित समझ में आने लगे कि ये क्या कमा रहा है भाई और ये इतना रुपए किलो क्यों बेच रहा है? 100 का इसमें क्या है? अगर आपको वो गणित समझ में आने लगे, तो समझिए आप असली धंधे वाले आदमी हैं। दोनों की इज्जत दी है देखो मैंने टेक्निकल एनालिसिस वालों को भी इज्जत दी है, कृपया वो ऑफेंसिव फील ना करें, ऑफेंडेड फील ना करें। मैंने आप लोगों को जो फिलहाल एनालॉजी दी है, उसे समझिएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? अगर आप इस बात को समझ पा रहे हो कि आपका दिमाग ये लोग समझा देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, है ना? तो आप इस बात को रिलेट करिए जो मैंने अभी हाल आपके सामने रखी कि आप कौन से वाले हैं। राहुल लिख रहे हैं डीप एनालिसिस का कोर्स जरूर लाइएगा। मैं बिल्कुल लेकर के आऊँगा, है ना? लाइफ टाइम पोर्टफोलियो बनाना है बिल्कुल मैं लेकर आऊँगा, लेकिन वो थोड़ा महँगा होगा क्योंकि उसमें लोग कम होंगे। मेरी समय की कीमत, मेरा फंडामेंटल एनालिसिस चलता है ना, तो उसमें लोग कम होंगे तो मेरा फंडामेंटल मेरी समय की वैल्यू निकल आए, इस तरह के मैं कुछ कोर्स की प्राइसेस रखूँगा। अगर उसमें ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं, तो फिर हम उसके अंदर प्राइसेस कम भी कर पाएँगे, ठीक है? चलिए, तो अब ध्यान से सुनिएगा। ठीक है राहुल जी, बिल्कुल ठीक है, कर लेंगे, कर लेंगे। ओके, तो अब आप आगे चलिए, आगे बताता हूँ मैं, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ निकल कर आती है।
अब क्या होता है? हाँ, ठीक है जितेंद्र जी, अभी अभी फिलहाल के लिए इस फ्लो को मत तोड़िए, एंड में बात करेंगे। तो अब आपका दिमाग दौड़ने लगा, जैसे मैं आपको मेरा उदाहरण बताता हूँ, आप अपने आप को रिलेट करना। जैसे कभी-कभी मैं वॉल्वो में ट्रैवल किया करता था, तो जब वॉल्वो में ट्रैवल करता था, तो वॉल्वो के अंदर देखता था कि यार इस वॉल्वो के अंदर इतनी सीटें हैं, एक सीट का किराया इतना है, यार ये तो एक ही बार में सिंगल ट्रिप में इतना बना लेगा। फिर मैं जाता और तुरंत चेक करता वॉल्वो की वेबसाइट, देखता कि वॉल्वो पड़ती कितने की है। अच्छा 1 करोड़ की वॉल्वो आ जा रही है, ठीक है, 1 करोड़ की वॉल्वो आ रही है, 5 साल कम से कम चलेगी, हर दिन एक चक्कर यूँ जाएगी और एक चक्कर यूँ आएगी। अगर प्रतिदिन 50,000 रुपए कमा रही है, मान लो 5 दिन छुट्टी पर भी रही, तो 25 दिन के हिसाब से इसने बढ़िया कमा लिया। फिर भाई साहब 1 साल में इतना कमा लिया, फिर भाई साहब इसने इतना कमा लिया। फिर मैंने कहा यार छोड़ो, इसका खर्चा लगाते हैं भाई, खर्चा लगाते हैं, ड्राइवर कंडक्टर का इतना खर्चा हटा दो, फिर इसके अंदर वीआरटीआर का खर्चा लगा दो, इतने टायर जल गए, इतना फ्यूल फूक गया, इतना टोल लग गया, सब हटा दो, और ये भी मानकर चलो कि आधे टाइम सीट खाली रहेंगी, वो भी लगा लो। फिर भी यार नेट प्रॉफिट तो भाई साहब इसका रिटर्न से ज्यादा आ रहा है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? नेट प्रॉफिट जो मैं मार्केट रिटर्न्स हैं उससे ज्यादा आ रहा है। जो इस लेवल पर सोचने वाला व्यक्ति है, वो है फंडामेंटल एनालिसिस वाला व्यक्ति। आप अपने आप को पहचानिए कि आप कैसे इन्वेस्टर हैं, आपको किस तरह की चीजें पसंद आती हैं। जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूं, मेरे को ऐसी चीजें समझ में आती हैं। हाँ, जैसे आशीष जी ने लिखा कि पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन देखना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ऐसे लोग जो इस बात पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हो, मतलब वो लोग हैं जिनको ये पता है कि खेला असली कहां हो रहा है, धंधा क्या है। तो फंडामेंटल एनालिसिस वाले लोग बिल्कुल व्यापारी लोग हैं, मतलब हार्डकोर व्यापारी हैं। उनको पता है कि मुझे मेरा पोर्टफोलियो कब जाकर कितना अच्छा देगा। अब आपके दिमाग में तमाम प्रकार की चीजें, अब मैं इसी चीज पर वापस आ रहा हूं, बस के ऊपर मैं आया, बस के ऊपर अब आप कह रहे हैं सर आप ये तो टाइम पास कर रहे हैं, बस की बात क्यों बता रहे हैं, ये सब बातें स्टॉक पर चल रही हैं। यहां बस मैं बस को हटा करके स्टॉक शब्द बोलूंगा, सीधा की सीधा खेल फंडामेंटल एनालिसिस स्टॉक का शुरू हो जाएगा। ये सारी चीजें मुझे बस पर मैंने बोली है, स्टॉक पर बोली हैं। अब रिटर्न कर लेते हैं। मैंने जो अभी हाल आपको बोला, यही सारी की सारी बातें सोचो कि मैं आइशर के बारे में कर रहा था। मैंने अभी वॉल्वो नाम यूज किया, अब मैं बोल रहा हूं कि आइशर कंपनी का शेयर है, आइशर की बस है, मैं तो एक बस से इतना पैसा कमाने की सोच रहा था। विचार कीजिए, आइशर कंपनी ने तो ऐसी बसें बनाई जिनसे हर व्यक्ति ऐसे ही प्रॉफिट बुक कर रहा होगा। जब प्रॉफिट बुक करने वालों की संख्या बढ़ेगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉफिट बुक करने वालों की संख्या बढ़ेगी, तो आइशर कंपनी के अंदर बसें बिकने की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि कोई भी ऐसी वस्तु इजाद हो जाए जिससे कि प्रॉफिट कमाया जा सकता है, तो कंपनी के ऊपर भी तो डिमांड आएगी कि हमें भी ऐसी चीज चाहिए। आज आप मार्केट में चलते हुए इतने सारे ई रिक्शा क्यों देखते हैं? क्योंकि ई रिक्शा ने ऑटोमेटिकली बहुत कम दाम में लोगों को बहुत बढ़िया रोजगार दे दिया। ई रिक्शा जो व्यक्ति खरीद रहा है, वो बिना जेब पर बर्डन डाले बढ़िया से माइक्रो फाइनेंसिंग से फाइनेंस कराता है, अपना खर्चा निकाल करके जीवन काट रहा है। इसीलिए जहां देख रहे हो वहां ई रिक्शा दिखाई दे रहा है। तो जिसने ई रिक्शा बनाया होगा उसकी भी तो सेल बढ़ गई। तो ई रिक्शा वाली कंपनी कहां खड़ी है? स्टॉक में खड़ी है। अगर वो स्टॉक में खड़ी है तो ई रिक्शा वाली कंपनी का भाव देखो कि बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। फंडामेंटल एनालिसिस ये कहलाता है ना? तो उम्मीद है कि आप एक वर्ड से एनालॉजी क्रिएट कर पाए कि हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब क्या समझते हैं, ठीक है? अच्छा, अब मैं सब्जी पर आ जाता हूं। मैंने सब्जी पर जब कहा कि 500 रुपए किलो आलू है या 100 रुपए किलो आलू है, आपका दिमाग दौड़ना शुरू हुआ, 100 रुपए किलो आलू कैसे हो सकता है? तो आपने दिमाग लगाया कि अच्छा बेटा, तुम बसंत कुंज में सब्जी बेच रहे हो, तुम डिफेंस कॉलोनी में सब्जी बेच रहे हो, इसलिए 100 रुपए किलो आलू है। तुम्हें पता है कि यहाँ अमीर लोग रहते हैं, इसलिए तुम 100 रुपए किलो आलू बेच दिए। रुक जाओ बेटा, हम पटपड़गंज जाकर के लेकर आएंगे, हम आजाद नगर मंडी से लेकर आएंगे, वहां 50 रुपए किलो मिलेगा। आप गए 50 रुपए किलो आलू ले आए। आप थॉट लगाए, फिर आप और आगे निकले कि बेटा तुम 50 रुपए किलो इसलिए बेच रहे हो क्योंकि तुमने तुम्हारा मार्जिन सामान को दिल्ली पहुंचाने का लगा लिया। मैं तो वहीं से लेकर आऊंगा जिस मंडी से यहां सामान आया है। आप निकल आए भरतपुर अलवर की तरफ और यहां की मंडी से ही आलू खरीद लिया, या 25 रुपए किलो आलू मिल गया। आपने 25 रुपए किलो आलू खरीदा, फिर आपको समझ में आया यार 25 रुपए किलो आलू बात तो सही है, लेकिन यार खेत कितना दूर है यहां से? मंडी के बाद निकल करके सीधा उससे मिल लेते हैं, किसान से ही मिल लेते हैं। किसान के पास पहुंचे, उसने कहा बताओ भाई साहब कितना चाहिए? आप किसान से ही 15 रुपए किलो में पूरा की पूरा ट्रक भर के ले आए। अब आप पूछेंगे सर क्या बकवास कर रहे हो? स्टॉक में ऐसा होता है क्या? क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा यही तो होता है। बोले कैसा होता है? क्या होता है सर? मैंने कहा देखिए, आप अगर शेयर को खरीद रहे हैं प्राइस मालूम करके, आपको पता है कि ये 100 रुपए मांग रहा है। पहली बार देखते ही जब ये एहसास हुआ कि यार ये प्राइस ज्यादा मांग रहा है, लेकिन इसकी असल मायने में वैल्यू इतनी नहीं है। फिर से सुनिएगा, ये कीमत ज्यादा मांग रहा है लेकिन इसकी इतनी वैल्यू नहीं है। ये 100 रुपए किलो आलू मांग क्यों रहा है? मुझे तो लग ही नहीं रहा ये 100 रुपए किलो आलू हो सकता है। आपसे पूछा भाई साहब क्यों नहीं लग रहा आपको आलू 100 रुपए किलो हो सकता है? अरे भाई मेरे को पुराना अनुभव है, मैंने इतने सारे सब्जी देख लिए जो इस सीजन में आते हैं। सर्दी के अंदर वाली सब्जियां आज से पहले 50 रुपए किलो से ऊपर नहीं गई। ऐसा भी कोई सूखा नहीं पड़ा था, ऐसे भी अचानक जनसंख्या विस्फोट नहीं हो गया कि पिछले साल तो आलू था साहब 10 रुपए किलो, आज 50 रुपए किलो है। मेरे को आता है, मुझे मत सिखा। अर्थात आपने प्राइस और उसकी वैल्यू इन दोनों को कंपेयर करना शुरू किया। हम फंडामेंटल एनालिसिस में अंदर घुस रहे हैं, मोस्ट वेलकम है आपका। फिर से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। आपने आलू की प्राइस सुनी और उसके अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफरिंग हुई या नहीं हुई? इसको और आसान करते हैं, इसको और आसान करते हैं। आपने मेरा कोर्स परचेज किया, आपने कोर्स परचेज किया, आपने देखा कि अंकित सर ने 1999 में इतना जबरदस्त कंटेंट पढ़ा दिया है कि ये पूरे मार्केट में जितने भी लोग कोर्सेज पढ़ा रहे हैं वो इसे 4999 से कम नहीं पढ़ा रहे। यानी कि आपने वैल्यू फॉर मनी अगर देखा कि यहां पर सर पूरे टाइम लाइव थे, औरों के साथ क्या होता है वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स डालते हैं और लाइव या तो हफ्ते में एक बार आएंगे या फिर महीने में 4 बार आएंगे। तो ऐसे में स्थितियां ये कहती हैं कि कहीं ना कहीं सर ने वैल्यू फॉर मनी दे दिया है। जितना पैसा हमने खर्च किया उससे ज्यादा। और कैसे कंपेयर किया? आपने ऐसे ही कोर्सेज को और लोगों से कंपेयर करके चेक किया कि बोलने वाला व्यक्ति कौन है, क्या ये व्यक्ति जो बोल रहा है इसकी कोई इमेज है या नहीं है। अगर इसकी इमेज है, दूसरा इंपॉर्टेंट बात, इसने जिस तरह से हमारे सारे कमेंट्स को लेते हुए हमें ये कंटेंट दिया है, हमें समझाते हुए विद डेमो विद प्रैक्टिकल लाइव करके दिया है, तो यार ऐसे में वैल्यू फॉर मनी है। वैल्यू फॉर मनी की आपने जो ये भावना ली, ये प्राइस और वैल्यू की भावना है। आपसे मैंने जो कीमत वसूली, मान लीजिए 1999, और उसकी एवज में मैंने आपको 5000 का माल दे दिया, तो 5000 का माल दे दिया तो वैल्यू ऑफरिंग ज्यादा हो गई, प्राइस कम था, वैल्यू ऑफरिंग ज्यादा हो गई। वहीं दूसरी तरफ मैंने आपसे 1999 ले लिए होते और 1999 लेकर के मैं केवल 10 क्लास में सारा खेल खत्म कर देता, और बहुत से लोग करते ही हैं। 1999 में 10 क्लास लिए, 10 क्लास के अंदर, क्योंकि मैंने जितने भी आपका कोर्स बनाने से पहले कोर्सेज जो देखे उनमें वीडियो का साइज था 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 15-20-30 मिनट के उनके वीडियो थे। इंटरेक्शन का अभाव था, रट्टू तोते की तरह चीजें बोलना, पूरी तरह से रिकॉर्डेड लाना ताकि एडिट करने का सुविधा उनको मिले। मैं जब आपके सामने आता हूं तो पूरी तरह लाइव आता हूं, इसमें कोई करेक्शन का संभव नहीं है। मैं बिल्कुल समझ लीजिए तीर आपके सीधे ले रहा हूं, गलती से गलत निकल गया तो वो गलत चला गया, इसमें मुझे पूरी तरह से मरने के चांसेस रहते हैं। मैं पूरी तरह एनी टाइम लाइव रहता हूं, कारण मुझे अंदर से ये भगवान के आशीर्वाद से विश्वास है कि मैं पूरी तैयारी के साथ जा रहा हूं और मां सरस्वती अपने आप मुझे ड्राइव करेंगी और वो स्वतः ही मुझसे ऐसी चीजें निकलवाएंगी जो सबके हितार्थ होंगी। तो इसका मतलब समझिए कि ऐसे में ये जो वैल्यू ऑफरिंग है, अगर प्राइस और ई इन दोनों के बीच में, मतलब जो प्राइस लगा और उसकी एवज में जो वैल्यू दिया गया, अगर वो वैल्यू कम लग रही है, 1999 का सर भाव ज्यादा ले लिया। आप सोचकर देखिए, हम लोगों ने 999 से भाव बढ़ाकर 1999 किया था। क्यों? क्योंकि हमें 999 में बहुत ज्यादा लोग मिल गए, जिससे हमें दिक्कत थी हमारी है जो अभी आप क्लासेस देख रहे हैं जूम पे, ये 1000 लोगों के हिसाब से अलग पेमेंट लेती है, 10,000 के हिसाब से अलग पेमेंट लेती है, 50,000 के हिसाब से अलग पेमेंट लेती है। तो हमें उस कॉस्ट को बियर करना था कि जूम पे अगर हम जा रहे हैं तो कितने कितने लोगों पर ये कितना कितना हमारे लिए महंगा पड़ रहा है। तो ज्यादा लोग बढ़ रहे थे तो फिर हमें प्राइसेस बढ़ानी पड़ी कि नहीं नहीं नहीं, हमको इस बैंड में जाना पड़ेगा, तब जाकर के वो कंप्रोमाइज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वैल्यू ऑफरिंग जो है ना, वो वैल्यू ऑफरिंग आप लोगों को अपने आप एक थॉट देती है कि करना क्या है। तो प्राइस के साथ जो वैल्यू ऑफरिंग है, इसी को हम इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं।
अगर करंट प्राइस दिए गए वैल्यू से ज्यादा है, दोबारा से सुनिएगा, करंट प्राइस जो प्राइस आपने पे की, वो प्राइस उसकी वैल्यू ऑफरिंग से जो आपको वैल्यू मिल रही है उससे ज्यादा पे कर दी, तो आप स्वाभाविक मानकर चलिए कि आपने उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ा दी है। और अगर वो बढ़ा दी है तो मार्केट पिटेगा, आज नहीं तो कभी पिटेगा, कंपनी का नुकसान होगा, क्योंकि कोई ना कोई तो ऐसा आएगा जो प्राइस का करेक्शन करेगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो फंडामेंटल एनालिसिस का पहला, हाँ, अब जैसे मैंने ये लिखा, हरिहर जी ने लिख दिया अडानी के बारे में। अडानी के बारे में आपने ये क्यों लिखा? आपने कहा कि सर जितना हम उसके शेयर की कीमत दे रहे हैं, अडानी के शेयर की जो कीमत दे रहे हैं, उतनी वैल्यू नहीं दे रहा वो। अब आपके दिमाग में प्रश्न आना शुरू हुआ, सर ये वैल्यू पता कैसे लगाते हैं कि वैल्यू है कि नहीं? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हमने प्राइस तो दे दिया, आपने कहा वैल्यू से ज्यादा दे दिया गया है, तो इसको पता कैसे लगाते हैं? बहुत सही। अब तो प्राइस के साथ साथ आपको वैल्यू पता लगाने के लिए कुछ रेशोज देखने होंगे कि आपने जो प्राइस दिया उसने कमा के कितना दिया, यानी कि प्राइस अपॉन अर्निंग रेशो क्या है, प्राइस अपॉन बुक रेशो क्या है, करंट रेशो क्या है, डेट रेशो क्या है, डेट इक्विटी रेशो क्या है। अर्थात आपको वैल्यू ऑफरिंग अगर पता करनी है कि ये सही है या नहीं, तो वैल्यू को जांचने के लिए डेट टू इक्विटी, इस तरह की तमाम जो चीजें पैरामीटर्स हैं वो हमें जांचने पड़ेंगे। किसी व्यक्ति को अगर सही मायने में ये पता चल जाए कि ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, तब तो वो राजा हो गया ना साहब। वो राजा असल में तभी बना जब उसे सही मायने में वैल्यू का पता चल गया। इस दुनिया में केवल भ्रम है कि आपको सही वैल्यू पता है। तमाम इंडिकेटर्स जितने भी इस दुनिया में चल रहे हैं वो वैल्यू के नाम पर केवल बेवकूफ बनाते हैं। मैं भी अगर आपको अपने छोटे से नॉलेज से कोई भी जानकारी दे रहा हूं तो समझिए कि मैं आपको एक सुपरफिशियल जानकारी ही दे पा रहा हूं। वैल्यू पता लगाने वाला भगवान ने मुझे इतना इतना बुद्धि कहां दिया है? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप कहेंगे नहीं नहीं सर, बहुत से लोग हैं जो बता देते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। जैसे समय की वैल्यू किसी को नहीं पता, अगर आपसे पूछा जाता है समय बहुत मूल्यवान है, आपने केवल उससे पूछ लिया सर क्या भाव है, भाई जिसने भी आपने बहुतों से सुना होगा भाई साहब समय बड़ा कीमती चीज है, आपने बस इतना सा पूछ लिया सर कितने रुपए का है सर, क्योंकि वैल्यू है तो वैल्यू का कुछ प्राइस होगा। भाई कोई भी चीज की वैल्यू अगर है तो वैल्यू का कोई क्या होगा, प्राइस दे होगा, क्योंकि वैल्यू का मतलब किसी की कीमत आपने लगा दी, समय बहुत कीमती है, दैट मींस कीमत लगा दी, आपने कीमत लगा दी तो कीमत के हिसाब से कुछ पेमेंट पे होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये थोड़ा फिलोसॉफिकल जरूर है, लेकिन सही मायने में आपको फंडामेंटल एनालिसिस में वैल्यू एनालिसिस ही, जो व्यक्ति जितना अच्छा वैल्यू एनालिसिस कर गया वो सारा की सारा काम कर लेगा। तो सर मुझे पता है टाइम की वैल्यू क्या है, टाइम बहुत कीमती है, इसका मतलब ये है कि मुझे अंकित सर का अगर 1 घंटा चाहिए तो उनके 1 घंटे की कीमत अगर मैं इतनी अदा कर दूं तो अंकित सर मुझसे बात करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब उल्टा चलिए, अंकित सर की जगह पहुंच गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक आप, मोदी जी अगर आप मुझे अपना 1 घंटा दे दें, क्योंकि उनके पास काम बहुत है, मोदी जी अगर आप मुझे अपना 1 घंटा दे दें, बताइए कितना आपको दाम चुकाना पड़ेगा, क्योंकि आपके उस 1 घंटे में बहुत सारे काम बन सकते हैं। ऐसे में उस 1 घंटे की कीमत बताइए। आप आगे निकल गए, एलन मस्क से पूछे भाई साहब आपका 1 घंटा कितने रुपए लेगा? आप ट्रंप पे पहुंच गए, सर आपका 1 घंटा समय की कीमत है और वो कीमत लगाई जा सकती है। अगेन सर ये जो कीमत लगाने वाली चीज है, आपके बारे में छोड़िए, मोदी जी के बारे में बात करते हैं। सर मोदी जी से अगर 1 घंटा लेना हो तो मोदी जी से 1 घंटा लेने की कीमत कैसे नापें? मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, बोले बताइए। एक काम करो, पिछला पूरा 1 साल मोदी जी का शेड्यूल निकालो, वो हर दिन उस समय क्या करते थे, जिस समय आपने उनसे समय मांगा 11 से 12 का, वो पूरे साल उस 1 घंटे में करते क्या थे? पहले तो उस समय पर किए गए वर्क, और वर्क से जो वैल्यू क्रिएट उन्होंने की, वर्क से जो वैल्यू क्रिएट उन्होंने की, बस वहीं से वैल्यू पता चल जाएगी। उन्होंने 1 घंटे रोज निकाल निकाल कर अगर मन की बात करके भी इतनी मन की बात कर दी, उस मन की बात से इतना एडवर्टाइजमेंट हो गया, उससे इतने लोगों में इंप्रेशन पड़ गया, इतनों का धंधा चढ़ गया, मोदी जी की इमेज इतने लेवल तक चली गई, तो उससे अंश निकाल लो कितने का होगा। सेंस क्रिएट कर पा रहे हैं आप? वैल्यू कैलकुलेट करना इस दुनिया का सबसे टफ टास्क है, इसलिए फंडामेंटल एनालिसिस को केवल एक तरीके से नहीं किया जा सकता। तो फिर कैसे किया जा सकता है? चलो लेकिन बाबा रामदेव के लिए बताओ बाबा रामदेव खुद बुलाए थे, है ना? तो अभी तक देखिए, तो आपके सामने हमने इसी वजह से बताया कि अगर फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो इसके लिए कई सारे टूल्स हैं जिनका आप उपयोग करते हैं। जैसे आप कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, फिर से बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? आपको अगर फंडामेंटल एनालिसिस करना है, ये सब बात किसके लिए हो रहा है? वैल्यू ऑफरिंग के लिए, कि कंपनी की वैल्यू कितनी है। अब आप में से कुछ लोग इसी वैल्यू ऑफरिंग को ही फंडामेंटल एनालिसिस के नाम से जानते हैं। अगर किसी व्यक्ति से केवल ये कहा जाए कि भाई आपको अगर मैंने ये कह दिया कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू इतनी है, तो आप उतने में खरीद कर घाटे में नहीं रहोगे। जैसे कई बार क्या होता है, आप किसी दुकान पर गए, उस दुकान पर माल आपको बार्गेनिंग करने से मिल रहा था, जिन्होंने शुरुआत में कहा कि सर हम बार्गेनिंग करते हैं, उनसे अगर कभी पूछा जाए कि आप जब सामान लेकर आते हैं, आप घर में आते ही सबसे पहले क्या पूछते हैं? आपने घर वालों को आकर बताया कि मैं ये साड़ी 500 रुपए की लेकर आई हूं, या मैं ये सूट 400 रुपए का लेकर आई हूं। आपने जैसे ही रेट बताई, आप तुरंत अपने घर वालों से उसका तुरंत कंफर्मेशन लेते हैं, मैं महंगा तो नहीं ले आई, और देखो मैं सस्ता ले आई ना। बस ये जो मैं महंगा तो नहीं ले आई, मैं सस्ता तो ले आई ना, ये जो फिलॉसफी आपके दिमाग में आई, ये क्यों आई? क्योंकि आपने प्राइस तो दे दी, लेकिन आपको सही मायने में ये पता नहीं चला वस्तु की वैल्यू उतनी है कि नहीं है। आप उसको चेक करने के लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि वहां मार्केट में बार्गेनिंग थी। आपको जो वस्तु आपके मांगे दाम पर मिल जाए, उस पे सबसे ज्यादा संदेह होता है, और जो वस्तु आपको आपकी हैसियत से ऊपर मिले, उस पे सबसे कम संदेह होता है। आपने हैसियत का अर्थ ये नहीं निकाला कि मैं तो 100 रुपए की खरीद नहीं सकता, नहीं। आपने 100 रुपए भाव लगाए थे, वो 120 से नीचे नहीं उतरा। सर 120 में दूंगा, लेना है तो लो, नहीं तो घर जाओ, बहुत लोग खड़े हैं। तो ऐसे ही अगर आप 120 पे करने को तैयार हो जाते हैं, आप डाउट ही नहीं करेंगे, किसी से पूछेंगे नहीं। लेकिन अगर आप बार्गेनिंग करके उस 120 वाली चीज को 100 में भी ले आए, आप 10 लोगों से पूछेंगे, यार भाई मैं महंगा तो नहीं ले आया, यार देख मैं सस्ता तो ले आया। आप चाह क्या रहे हो? आप वैलिडेशन चाह रहे हो। वैलिडेशन चाहना ही असल मायने में ये बताता है कि जो सबसे ज्यादा अनिश्चित चीज है वो है वैल्यू। वैल्यू पता चल गई तो हम स्टॉक में भी वही सारा काम कर सकते हैं। विक्की लिख रहे हैं सर इसीलिए हम सेक्टर का पीई देखते हैं और स्टॉक का पीई देखते हैं। नहीं, मैं प्राइस अर्निंग रेशो में माइनस वैल्यू ला करके भी शेयर को ज्यादा भाव पर खरीद सकता हूं। बोलो विक्की, मानोगे इस बात को या नहीं मानोगे? आप बार-बार एक लाइन लिख रहे हो, प्राइस और ई रेशो क्या है? मैं माइनस में ला करके भी आपको महंगे भाव में शेयर खरीदवा सकता हूं। प्राइस अर्निंग में अर्निंग माइनस में भी तो होती है। अगर मैं माइनस में अर्निंग ला करके भी आपको शेयर बोल दिया, हां जोमेटो इसका अच्छा उदाहरण है, स्विगी, जोमेटो, फ्लिपकार्ट ये सब अच्छा उदाहरण है। इनकी अर्निंग नहीं है फिर भी प्राइस बहुत है। तो पीई इकलौता फैक्टर नहीं है। मैं बाहर से क्या कहना चाह रहा हूं, आप ऐसे ना समझिए, आप ऐसे ना समझिए कि पीई इकलौता फैक्टर है, जिसे देख लिया बस बल्ले-बल्ले हो गए, नहीं। बहुत सी कंपनियों में ऐसा हो सकता है, अर्निंग है ही नहीं, स्टॉक का प्राइस बढ़े जा रहा है, फिर तो आपको और फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, फिर से आइए हम क्या-क्या देखते हैं। पहला, कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। देखिए, ये रिपोर्ट पढ़ना मैं फिर भी सिखाऊंगा आपको, है ना? ये सिखाऊंगा एक बार के लिए, जो बेसिक जानकारी है वो मैं जरूर दूंगा। अभी 3 दिन कम से कम ये लेक्चर चलने वाला है। दूसरा है इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ डेटा, कि वो कंपनी कैसा काम कर रही है, इसका पता लगाना। ये डेटा जनरली वेबसाइट पर उपलब्ध होता है, इंडस्ट्री की वेबसाइट पर उपलब्ध होता है, या इंडस्ट्री एसोसिएशन जो संगठन की वेबसाइट्स होती है, उनके ऊपर ये डेटा उपलब्ध होता है कि इंडस्ट्री कैसा कर रही है। जैसे आपको जानना है, कोई भी उद्योग धंधा उठा लीजिए, फोन बना रहा है, ट्रक बना रहा है, ट्रैक्टर बना रहा है, लैपटॉप बना रहा है, मोबाइल बना रहा है, उसके उद्योग के बारे में उसकी वेबसाइट पर जाकर जानकारी मिल जाएगी, वो जानकारी देकर चलते हैं।
तीसरा, समाचार या खबरों पर नजर हर दिन। और चौथा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये एमएस ऑफिस की बात नहीं हो रही है, असल में ये बात हो रही है कि फंडामेंटल एनालिसिस के लिए कुछ कंपनियों की अपनी जो फाइल होती है ना, जिसमें वो एक-एक चीज लिखते हैं, एमएस ऑफिस के ऊपर सारी जानकारियां लिखते हैं, इतना खर्चा हुआ, ये सब हुआ, एक-एक का डिटेल डेटा, ये केवल लीक होता है, ये मिलता नहीं है। मतलब मिलता है तो वो लोग बना ले, वो बात अलग है। कोई कंपनी अपना एमएस एक्सेल किसी को ऑफर नहीं करती है कि लीजिए साहब इस डेटा को निकाल लीजिए। तो ये तो कभी मिल जाए तो बेहतर सी चीज है। चलो किसी कंपनी के बारे में इससे बेहतर डेटा, हैंग हो गया बोर्ड, कोई बात नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, हम लोग बातें बाजार की जो अपना YouTube चैनल है उस पर क्या करते हैं, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, तो हम समाचार और खबरों पर नजर रखते हैं। कल मैंने एक सेशन किया कि ट्रंप आ गए हैं, क्या फर्क पड़ेगा, ये क्या था, ये समाचार पर नजर थी। ऐसे ही इंडस्ट्री से जुड़ा डेटा, अगर कोई भी खबर बाहर आती है कि फलानी कंपनी के अंदर ये चीज पता चली है, वो क्या है, इंडस्ट्री से जुड़ा डेटा। ये कहां से पता चलता है, कंपनी की वेबसाइट से। आपको अगर दो बातें बहुत अच्छे से एनालाइज करना आ गई तो आप बहुत हद तक फंडामेंटल एनालिसिस के बहुत नजदीक पहुंच गए, ठीक है। अब हम करके एक-एक और अंदर घुसते हैं, ठीक है। अरे भाई नूरेन अहमद करा देंगे, आपका एग्जाम भी पास करा देंगे, ठीक है, चिंता ना करें। आप एनआईएसएम में कई तरह के पेपर होते हैं, कौन सा पेपर पास करना चाहते हैं, हम रोज एक चीज लिख देते हैं। एनआईएसएम में कौन सा पेपर पास करना चाहते हैं वो बताइएगा, ठीक है। चलिए तो अब यहां से आगे मैं एनआईएसएम के कुछ टीचर्स को भी हायर करने की सोच रहा हूं, सो दैट वो आपके लिए एनआईएसएम की क्लासेस चला सकें, ठीक है। तो अब आती है हमारे थोड़ा सा आगे बढ़ते समय कि सर ठीक है, हमने आपकी सारी बातें सुनी, फंडामेंटल एनालिसिस के लिए जरूरत समझी कि वैल्यू की एनालिसिस करनी होती है। लेकिन सर वैल्यू किसी कंपनी की कितनी होती है और उस आधार पर कंपनी को कितनी वैल्यू मार्केट से मिलती है, ये कैसे पता लगता है? सर एक बात बताओ, कल परसों आपने खबर की थी जिसमें आपने टिकटॉक का जिक्र किया था। अगर आपने सुना हो तो मैंने टिकटॉक के ऊपर एक सेशन किया था 2 दिन पहले कि ट्रंप जो है वो टिकटॉक खरीदने के लिए चाइना पर प्रेशर बना रहे हैं, सो दैट चाइना को वो सॉरी अमेरिका के अंदर टिकटॉक को उसको एलन मस्क को खरीदवा सकें कि लो भैया तुम टिकटॉक खरीद लो। अब सर एक बात बताओ, टिकटॉक तो मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, उसके लिए वर्थ लग रही है कि $50 बिलियन टिकटॉक जो है वो वर्थ रखता है। सर कैसे पता लगाया इन लोगों ने? मैंने कहा यार ये बात तो सही है, $50 बिलियन अगर किसी की वैल्यू आप बता रहे हो तो पता कैसे चलेगा? तो पता कैसे चलेगा, इसके लिए क्या करना है? तो बोले साहब एक काम करते हैं, ये चेक करते हैं कि टिकटॉक ने रेवेन्यू कितना अर्जित किया। बोले सर टिकटॉक ने पिछले साल $1 बिलियन का रेवेन्यू अर्जित किया। $1 बिलियन का मतलब कैसे? बोले सर उस पर जिन लोगों ने एडवर्टाइजमेंट करवाए थे, टिकटॉक पे एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट करवाए थे, उन एडवर्टाइजमेंट से कंपनी की कमाई हुई थी, जैसे गूगल की कमाई होती है, जैसे व्हाट्सएप की कमाई होती है, जैसे टेलीग्राम की कमाई होती है। तो बोले सर उनकी कमाई हुई थी। तो टिकटॉक की 1 साल की कमाई अगर इतनी है, तो सर अब आप सोच कर देखो कि 10 साल की कितनी होगी, 20 साल की कितनी होगी, उस हिसाब से इसकी वैल्यू। अच्छा, तो मतलब आपने 1 साल में की गई कमाई से यानी अर्निंग से, अच्छा ये बताओ ये जो अर्निंग आई थी, ये कौन सी वाली अर्निंग थी? मतलब अर्निंग में सारे खर्चे वगैरह सब हटा दिए थे क्या? मतलब बोले जैसे मेरी सैलरी उदाहरण के लिए ₹10,000 है, तो ₹10,000 मेरी सैलरी है, लेकिन क्या वो मेरी सेविंग है? क्योंकि ₹10,000 में हो सकता है कि मेरे ₹9,000 तो मेरी ज़रूरतें पूरे करने में निकल जाते हों। मुश्किल से ₹1,000 बचा पाता हूँ, वो भी अगर मैं हारी बीमारी हो गई या कहीं जाना पड़ गया तो वो भी खत्म, कर्ज़े पे मेरा घर चल रहा है। अच्छा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मतलब अर्निंग है, उसमें भी कई प्रकार की चीज़ें देखी जाती हैं। हमने कहा भाई ये एबिटा वगैरह जो है वो अर्निंग पर ही देखे जाते हैं। आपने आय तो कर ली, अब आय कौन से प्रकार की है? ये फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट है। बोले ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग आगे चलकर इस बात को ऑब्जर्व करें कि जो अर्निंग हुई है वो कौन सी वाली हुई है। मतलब बहुत सही सोच रहे हो आप। मैंने कहा फिर भी थोड़ा आगे चलते हैं। आगे चलते हुए हम अपनी सहूलियत के लिए कंपनियों को कीमत के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। अब तक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमने तलाश ली और वो ये है किसी भी शेयर का सही वैल्यू निकालना अब तक की सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज़ की सही वैल्यू पता चल गई, इसका अर्थ है वैल्यू पता है तब तो हम स्टॉक को खरीद ही डालेंगे क्योंकि वैल्यू की ऑफरिंग अगर मिल रही है, ये वैल्यू ऑफरिंग है, अगर वो हमने ले ली तो हमारा काम हो ही जाएगा। लेकिन फिर भी हमको दुनिया के बारे में बहुत सी चीजें पता होनी चाहिए। थोड़ा हम आगे बढ़े तो हमने कंपनियों को उनकी अर्निंग के आधार पर, उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर 3 भागों में बांटा, लार्ज कैप कंपनी, मिड कैप कंपनी और स्मॉल कैप कंपनी। अब ये क्या होती है साहब? तो देखो मेरे प्यारे साथियों, भारत के अंदर कंपनियों को उनकी कैपिटलाइजेशन के आधार पर, वैसे कैपिटलाइजेशन होता क्या है? मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा एक काम करते हैं, अगर आपके दिमाग में एक बात डाल दी जाए कि एक कंपनी, ये मान लीजिए कोई कंपनी है, एक मिनट, आपके दिमाग में एक बात डाल दी जाए कि ये कोई कंपनी है। बोले हाँ ठीक है। मैंने कहा इस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा मार्केट में बिका था, इतना सा हिस्सा बिका था। बोले कितना परसेंट था? मैंने कहा 1% हिस्सा बिका था। कितने का बिका था? बोले 1 लाख रुपए का बिका था। 1% हिस्सा 1 लाख रुपए का बिका था। अब आपने पूछा 1% हिस्सा 1 लाख रुपए में बिका था, कहना क्या चाहते हो? बोले जो तुम समझ गए। मतलब मैंने कहा 1% हिस्सा 1 लाख में बिका है, इसका सीधा सा अर्थ तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरी कंपनी 100 लाख रुपए की है। यही तो बात है। अच्छा ऐसे वैल्यूएशन निकालते हैं क्या? मैंने कहा भाई साहब, अगर मैं आपको कोई भी दुनिया का सामान अगर बेच रहा हूं, तो यूनिट में बेचने का अर्थ ही ये होता है कि आप उसकी वैल्यू निकाल पाएं। अगर मैंने आलू अभी आपको शुरुआत में उदाहरण में बताया कि 10 रुपए किलो आलू है या 100 रुपए किलो आलू है, तो 100 रुपए किलो आलू से आपने जितना उस व्यक्ति के पास स्टॉक रखा था, उसकी तुरंत वैल्यू निकाल ली ना। आपने जो उसकी वैल्यू निकाली, वो उसका पूरा कैपिटलाइजेशन कर दिया आपने। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका है कंपनी का मार्केट में स्टॉक कितने का बिक रहा है। स्टॉक बोले तो उसका शेयर कितने का बिक रहा है, उसकी इक्विटी कितने की बिक रही है। ठीक है, तो प्लीज ये क्या है, रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सिखा दो। ठीक है, विल ट्राई। जीतू आएंगे इस बात पर कि बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते। केसी करेंगे भैया, ये भी करेंगे, बहुत सी चीजें हैं, करेंगे आपसे, मतलब आपके सेशन को खत्म करने से पहले आपकी डिमांड्स पूछेंगे, है ना, चिंता मत करिए, करेंगे आप लोग, कमेंट्स में परेशान ना हो, बताइएगा मुझे, जो भी आप बताएंगे जरूर करेंगे। आइए, तो अब यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं, तो ऐसे में एक बड़ा पॉइंट क्या निकल कर आया कि 1% जो है वो 1 लाख रुपए का है। 1 लाख रुपए का है तो 100% 100 लाख रुपए का हुआ। एक्जैक्टली ऐसे ही अगर किसी कंपनी के स्टॉक लिस्टेड है तो हमने उस लिस्टेड का वैल्यू निकाल लिया। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न फिर बनने लगेगा, सर यही तो गड़बड़ है। मैंने कहा क्या गड़बड़ है? सर ये जो 1% है ये 1 लाख का भी है या नहीं, हमें यही तो मुसीबत आ रही है। मैंने कहा देखो आपको मुसीबत आ रही है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कंपनी पता लगानी है कि ये कितने की है, तो मेरे पास एकमात्र टूल यही है। समुद्र का पानी खारा है, इसके लिए मुझे पूरा पानी पीने की जरूरत नहीं है, मैंने एक बूंद पानी भी चखा, पहचान लिया कि समुद्र का पानी खारा है। बोले सर ये 1% 1 लाख का है या नहीं? मैंने कहा देखो ये 1 लाख का है या नहीं, ये आपका टर्म वैल्यू है, आप वैल्यू पर मुझसे बहस मत करिए। आपका टाइटल चल रहा है मार्केट कैपिटलाइजेशन पता लगाना, पता लगाने में तो मैं स्टॉक का प्राइस पता लगाऊंगा और उससे कंप्लीट स्टॉक की रेट निकाल लूंगा। बोले ठीक है, चलो साहब बहुत धन्यवाद। तो सर इसके आधार पर कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा कहना चाहता हूं कि अगर कोई कंपनी 20,000 करोड़ से ऊपर अपनी स्टॉक की प्राइस रखती है, अब आपके दिमाग में सवाल आया, इसका मतलब कंपनी के पास 20,000 करोड़ रुपए हैं। मैंने कहा उसके पास तो अंडा है, ₹0 है उसके पास, तो मतलब ₹0 कैसे हो सकता है? अरे मैंने कहा भाई उससे पहले ये भी तो पूछो कि ये जो 20,000 करोड़ के वैल्यू हम तुम्हारी लगा रहे हैं, अगर एक शेयर को हमने एक्स कीमत का माना है, तो बाकी शेयर तुम्हारे पास है किसी और के पास है। मतलब क्या कहना चाहते हो? ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। एक कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ है। चलो सर बहुत अच्छी बात है, 20,000 करोड़ तो बड़ा नंबर है। अच्छा 20,000 करोड़ क्यों है? मैंने कहा भाई इस कंपनी ने अपने 20,000 शेयर निकाले थे। बोले अच्छा, और प्रति शेयर की वैल्यू 1 करोड़ रुपए थी, इसलिए इस कीमत की जो है वो कितनी है, 20,000 करोड़। ये मैं हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं। अच्छा, तो मैं इस हाइपोथेटिकल बात में पूछा कि सर ये कंपनी जो 20,000 करोड़ की है किसकी है? मैंने कहा ये अंकित अवस्थी की कंपनी है 20,000 करोड़ की। बोला अच्छा सर बड़े पैसे वाले आदमी हो। मैंने कहा भैया जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है मेरे। बोले क्यों सर?
मैंने कहा यार चक्कर ये है कि मैं इस कंपनी का प्रमोटर था। मैंने ये कंपनी शुरू की थी। मैंने शुरू की थी क्योंकि मेरे आइडिया से ये कंपनी शुरू हुई थी। लेकिन भाई मैंने तो मेरे सारे शेयर बेच दिए। अब तक यहां तक पहुंचते-पहुंचते मैंने तो ये सारे शेयर बेच दिए। अब तो मेरे पास मुश्किल से 100 शेयर बचे हैं। 100 शेयर बचे हैं मेरे पास। कंपनी ने शेयर कितने रिलीज किए थे? 20,000। 20,000 में से मेरे पास 100 बचे, मैं तो मात्र 100 करोड़ का आदमी हूं बस। बाकी जो 20,000 थे उनमें से जो बचा हुआ वैल्यू है वो तो पूरा मार्केट में है। हो सकता है कि मेरे से ज्यादा शेयर मेरे किसी पड़ोसी ने खरीद रखे हों। हो सकता है मेरे देश के निवासियों ने खरीद रखे हों। हो सकता है विदेशियों ने खरीद रखे हों। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन से आप कंपनी बड़ी है या छोटी ये अंदाजा तो लगा सकते हैं। लेकिन वो कंपनी अपने प्रमोटर के कंट्रोल में है या नहीं उसके लिए फिर अंदर घुसना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मार्केट कैप पता लगा भी लिए तो आप अंदर जाइए और क्लिक करके देखिए कि उनमें से कितना परसेंटेज शेयर प्रमोटर के पास है। अब मैं आपके सामने एक सिंपल सा सवाल रखता हूं यहीं पर और उसका जवाब दीजिएगा, हम फिर आगे बढ़ेंगे। सवाल बेसिक है। बेसिक सवाल ये है, एक कंपनी है जिसके प्रमोटर्स के पास 50% से ज्यादा शेयर है। सिंपल सा सवाल है, 50% से ज्यादा शेयर है। वो व्यक्ति मार्केट कैप रखता है 20,000 करोड़ की, और एक व्यक्ति है जिसके प्रमोटर्स के पास मात्र 100 शेयर है, परसेंटेज में भी नहीं है। ये व्यक्ति दोनों ही प्रमोटर तो कहलाएंगे। प्रमोटर मतलब मालिक जो शुरुआत में थे, जिन्होंने कंपनी शुरू की थी। अच्छा, 50% वाला एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति जिसके पास में 0.02% शेयर है। अब दोनों ही केसेस में आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ ज्यादा अच्छी कंपनी आपको कौन सी लगती है, जिसका भविष्य ज्यादा ब्राइट है? 50% जिसमें अपने मालिक के पास है, या 0.02% जिसमें प्रमोटर के पास है, जिसने शुरू किया था? दो स्थितियां बन गई। एग्जैक्टली आपने 50% जिस प्रमोटर के पास शेयर हैं उसे ज्यादा अच्छी कंपनी माना। बहुत सही सवाल और बहुत सही जवाब। अब यहां पर ध्यान देने की बात क्या है, आपने ये 50% क्यों बोला? क्योंकि आपको पता है जिसका स्टॉक होल्डिंग ज्यादा है वो अपनी कंपनी की वैल्यू बढ़ाने के लिए ज्यादा मेहनत करेगा। अगर इस कंपनी का प्रमोटर 0.02% शेयर रखता है, वो बहुत बढ़ा भी लेगा तो उसका 100 का करोड़ 200 करोड़ हो जाएगा। लेकिन दुनिया का पैसा तो 200 करोड़ होते होते 40,000 करोड़ हो जाएगा। ऐसे में उसका ज्यादा मुनाफा नहीं है, तो वो कहेगा कि मैं इतना दिमाग क्यों लगा, छोड़ो ना। सरकारी नौकरी वर्सेस प्राइवेट नौकरी, अगर स्टेक पर आपका ज्यादा कुछ लगा है, आप ज्यादा मेहनत करेंगे, तो वो कंपनियां जिसमें प्रमोटर अपने पास ज्यादा शेयर रखते हैं तुलनात्मक रूप से स्ट्रॉन्ग कंपनी कहलाती हैं। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो थम्स अप करिए। वो कंपनी जो अपने प्रमोटर्स के पास ज्यादा शेयर रखती हैं ज्यादा अच्छी कंपनी कहलाती है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? चलिए अब यहां से फिर एक और सवाल क्रिएट होता है। सर लेकिन एक बात बताइए, कल को ये जो प्रमोटर आपने बताया जिसके पास इतने शेयर हैं, ये कीमत मैनिपुलेट भी तो कर सकता है। अब एक और कंडीशन की तरफ लेकर चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, तगड़ा सवाल है ये। क्या भाई साहब, मैंने कहा एक कंपनी उसके 99% शेयर प्रमोटर के पास है। किसके पास है? प्रमोटर के पास है। 1% शेयर मार्केट में निकाले। कितने परसेंट निकाले? 1% शेयर निकाले। खेला समझना, समझ जाएंगे तो मजा आ जाएगा। 1% शेयर निकाले, ये 99% शेयर थे कितने? 20,000। उसमें से इसने मात्र 200 शेयर बाजार में निकाले। कितने निकाले? 200 शेयर। इसके पास खुद कितने रख लिए इसने? 19,800 शेयर खुद के पास रख लिए। एक शेयर की कीमत रख दी 1 करोड़ रुपए। मुझे एक बात बताओ, मैं 200 शेयर को यानी कि 1% शेयर मार्केट में रिलीज करवा के क्या मैं अपनी कंपनी की मार्केट कैप को नहीं बढ़ा सकता क्या? सवाल भारी है, जिनके समझ में आ जाए थम्स अप करिएगा, नहीं समझ में आए तो फिर मैं आपको और डिटेल में लेकर चलूंगा। सवाल समझ में आ जाए तो बताइएगा। खेला समझ में आया क्या कहा मैंने आपसे? खेला समझना। मैंने 99% शेयर रखे प्रमोटर के पास, और जो प्रमोटर है उसने 99% शेयर रख करके 1% शेयर, अभी जिनको नहीं समझ में आया अब समझ में आ जाएगा, 1% शेयर बाजार में निकाले। मान लीजिए कि 1% शेयर की कुल संख्या है 100 शेयर। अब ये 1% 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, मैं तो समझाने के लिए ले रहा हूं। ठीक है, 100 शेयर रखे और 100 शेयर को मैंने मार्केट में उतारा, और उतार करके इसका इतना ज्यादा माहौल क्रिएट कर दिया अपने ही लोगों से कहकर कि भाई सुनो, मुझे सेबी ने कहा था कि मैं अपना शेयर मात्र 100 रुपए में निकाल सकता हूं, तुम एक काम करो, तुम पहले ही दिन मचल जाओ इसके लिए। एक जना निकलकर तुम में से आए और आकर के सीधा 99 लाख रुपीस मेरे शेयर की कीमत लगा दे। खेला समझना कितना बड़ा खेला है ये, कितना बड़ा खेला है। अगर मैंने आपसे क्या किया, 100 शेयर खरीदने के लिए अपना ही एक आदमी लगा दिया, और मैंने कहा लोड मत लो, तुम बस मेरे 100 शेयर प्रति शेयर 1 करोड़ रुपए के हिसाब से खरीदने आ जाओ। मैंने अपने लिए बढ़िया से 100 ग्राहक ढूंढे, 100 ग्राहक ढूंढे, कंपनी को 100 करोड़ रुपए की शेयर वैल्यू तक पहुंचा दिया। सेबी देखती रह गई, सेबी देखती रह गई कि यार ये हो क्या रहा है, लोग इतना प्राइस पे क्यों करना चाह रहे हैं। और अगर ऐसा करना चाह रहे हैं तो रखे रखे 99% शेयर्स की वैल्यू सोचिए। भाई साहब, मैंने रातों रात अपनी कंपनी को बड़ी कंपनी बना दिया। क्या ये किया जा सकता है? हिंडनबर्ग ने अडानी पर यही आरोप लगाया था। क्या आरोप लगाया था? हिंडनबर्ग का आरोप था कि अडानी ने अपनी ही कंपनी के शेयर अपने ही जानने वालों से एफआईआई के माध्यम से खरीदवाए थे, और उसके खरीदने से शेयर की प्राइस बढ़ने लगी। सोचो साथियों, ये कितना बड़ा खेल है। प्रमोटर ने अपने पास में मेजर स्टॉक रख लिया। अभी तो मैंने 99% हाइपोथेटिकल सिचुएशन ली थी। प्रमोटर 50% शेयर भी अपने पास रख करके बाकी शेयर स्टॉक में उतार दिया। मैं कह रहा हूं 90% रख लिया, 10% उतार दिया, और उतार करके अपने ही साथ वालों से कहा, अब देखो, मान लो कल को अडानी ने शेयर रिलीज किए, अडानी ने अपने सर्कल में जितने भी लोग हैं उनसे कहा कि देखो, अपन सब लोग एक कॉन्ग्लोमरेट बनाते हैं, अपन लोगों का कोई भी ब्लड रिलेशन तो है नहीं। अडानी ने अंबानी से कहा, टाटा से कहा, बिरला से कहा, बड़े बड़े पैसे वाले लोगों ने एक दिन टेबल पर बैठकर बात की। बोले क्या कि चलो यार इस देश को बेवकूफ बनाते हैं। बोले कैसे बनाएंगे? बोले इस देश को बेवकूफ ऐसे बनाते हैं कि मैं स्टॉक रिलीज कर रहा हूं। बोले ठीक है, करो साहब, आप करो। बोले आप लोग ना मेरा पूरा स्टॉक खरीद लेना, अथा दाम पर खरीद लेना, कितना लगा सकते हो, और सुनो वो पैसा भी मैं ही दूंगा बाद में आपको। अभी तो आप ये समझो कि आप उधार दे रहे हो, आप मेरा सारा स्टॉक आउट कर दो स्टॉक। हाँ, एस के वर्मा जी बोले फिर सर ओएफएस निकाल देंगे। बिल्कुल सही, फॉलो ऑन ऑप्शंस निकाल देंगे, एफपीओ निकाल देंगे आईपीओ के बाद। बोले तुम लोग मेरा पूरा स्टॉक खरीद लेना, और जब खरीद लोगे तो ऑटोमेटिक मार्केट में हाई क्रिएट हो जाएगा, और बस हाई क्रिएट हुआ, मजा आ जाएगा। अब एक ने पूछा, सर क्या वाकई में इतना फ्रॉड होता है?
ये हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया था कि इन्होंने ऐसा किया। अब आप पूछेंगे फिर सेबी क्या करती है? जो बात मास्टर जी आपको समझ में आ गई, 5 मिनट में हमको समझ में आ गई, फिर सेबी क्या करती है? मैंने कहा सेबी इन सब चीजों पर नजर रखती है। लेकिन बेचारी वो भी कितना नजर रखे? बोले मतलब? मैंने कहा अगर वो 1% स्टॉक वाली बात थी, तो मैंने कहा सेबी ने कह रखा है कि कम से कम प्रमोटर को अपने 10% स्टॉक तो एट लीस्ट आईपीओ के अंदर निकालने ही पड़ेंगे। मतलब प्रमोटर को 10%, और इसीलिए सेबी सबकी प्रोफाइल को विजिट करके पता लगा करके कि तुम बेटा हो क्या? तुम्हारा असल में मार्केट वैल्यू कितना है? मार्केट तुम्हारी बैलेंस शीट कैसी है? तुम हो कौन? और तुम यहां आ रहे हो तो तुम यहां से चाहते क्या हो? उन सबका एनालिसिस करके उन्हें देती है कि इतना परसेंट तो तुम बाजार में निकालोगे। नंबर 1 चीज। नंबर दूसरी चीज, जब खरीदार मार्केट में आते हैं तो उन खरीदारों पर ध्यान रखा जाता है कि ये खरीदने वाले इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कितने हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कितने हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कितने हैं, प्लस ओपन के लिए ये कितना है, यानी ओआई जो अपने जैसे ओपन इन्वेस्टर्स हैं, पब्लिक इन्वेस्टर्स हैं, ये कितने हैं। इसी चलते सेबी डिसाइड करती है कि अगर कोई स्टॉक पब्लिक होने जा रहा है तो पहले से ही वो सबको बताकर चले कि हाँ भाई इतना परसेंट तो आपको अपना रिटेल में बेचना होगा, नंबर 1। मतलब इतना परसेंट तो आपको अपना डाइल्यूट करना होगा, नंबर 1। और जब डाइल्यूशन होगा उसमें से इतना परसेंट शेयर आपको इन पर्टिकुलर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं इनको बेचने होंगे, और इतने परसेंट आपको रिटेल इन्वेस्टर्स को बेचने होंगे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मतलब जिस जिस जगह फ्रॉड हो सकता है, कंपनियां जो खेला खेल सकती हैं, वहां पर सेबी दिमाग लगाती है। लेकिन फिर भी सेबी है तो सरकारी ही ना, गलती करके सीखी है। गलती करके सीखी है, लेकिन जिनको रूल बाईपास करना आते हैं वो लोग खेल मचाते हैं। अगर आपने कभी भी एक स्कैम करके वेब सीरीज है, अगर आपने ये सब पढ़ लिया है अब मेरा सेशन, तो स्कैम करके वेब सीरीज को दोबारा देखिएगा। वहां से समझ में आएगा कि मार्केट के कैसे सेल्स को बढ़ाया जाता है, वैल्यूज को कैसे चढ़ाया जाता है। ये पूरा खेल है। अब आप समझ पाएंगे कि हाँ ये सत्यम घोटाला क्या था, स्कैम 1992 क्या था, इनको समझिएगा एक बार। हर्षद मेहता घोटाला क्या था, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इनको देखिएगा एक बार। अब आप ये पढ़ने के बाद चीजें समझ पाएंगे कि वो लोग क्या खेलते थे। अब एक ने सवाल किया पार्वती ने, सर सेबी वाले ही अगर शामिल हो स्कैम में? इसीलिए बेटा हिंडनबर्ग ने जनवरी 2023 में जब ये आरोप लगाए थे अडानी पर कि ये सब हो रहा है, उसके बाद वो अगस्त 2024 में सेबी पर आरोप लगाई कि जो माधवीपुरी बुच हैं उनका पैसा अडानी में लगा हुआ है, और उनका पैसा लगा हुआ है इस चक्कर में वो कुछ नहीं कर रही है। ध्यान आया? तो कहने का मतलब क्या है? सच कौन है इसका तो पता नहीं, टेस्टिंग कौन करेगा, लेकिन ये पैसे का जो मतलब मामला है ना, ये बहुत बड़ा मामला है। खबरों को निकालना, खबरें दबाना, रिपोर्ट बनाना, रिपोर्ट दबाना, ये बहुत बड़ा काम है। खैर फिलहाल के लिए आप लोग मार्केट कैप अभी अभी से मत घबराइए, ये सब मैं आपको पैरेलली वो चीजें बताते चल रहा हूं जिससे मार्केट कैप का आपको अंदाजा लगे कि होता क्या है। आइए फिर से लौटिए। तो मार्केट कैप के आधार पर कंपनियों को 3 भागों में बांटा। पहला, जिनका 20,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है वो लार्ज कैप कंपनी कहलाती है। इतना आसान भी नहीं है जैसे आप कह रहे हैं। बोले सर जैसे आपने तो तुरंत डरा दिया, हमको पता चल रहा है सभी तरफ फर्जीवाड़ा है, हम तो डर गए। डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है। कंपनियां इतनी भी फ्रॉड नहीं होती हैं, ठीक है? कुछ फ्रॉड होती भी हैं तो उनके बारे में बहुत सारे चेक एंड बैलेंसेस है, कहीं ना कहीं से कोई चीज लीक हो जाती है, ठीक है? ऐसे में आप लोग आश्वस्त यही रखकर चलें। देखिए अगर देश की संस्थाओं पर ही आपका ट्रस्ट खत्म हो गया तो फिर लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं बचता है। लोकतंत्र में आपको सिस्टम पर ट्रस्ट रखना होगा और ट्रस्ट रखते हुए ही आगे बढ़ना होगा। अगर वही खत्म तो फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है? आइए, दूसरी कंपनियां होती हैं मिड कैप कंपनियां, वो जिनकी वैल्यूएशन मार्केट कैप की 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में हो। और तीसरी होती है स्मॉल कैप कंपनियां जिनका 5,000 करोड़ तक का टर्नओवर या मार्केट कैपिटलाइजेशन हो। तो ये 5,000 करोड़ तक का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है स्मॉल कैप है। इन तीनों के आधार पर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट प्लान आते हैं। कंपनी ज्यादा बड़ी है तो और तेजी से बड़ी होने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन कंपनी छोटी है तो उसके बहुत बड़े होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये एक साधारण अवधारणा है। जैसे जो टॉप पर है वो और कितना टॉप पर जाएगा ये नहीं पता, लेकिन जो अभी नीचे की लाइन में खड़ा है और बहुत तेजी से ऊपर आ रहा है वो कम से कम टॉप तक तो जाएगा ही, ये पता है। अर्थात लार्ज कैप कंपनी और कितनी लार्ज होगी नहीं पता, लेकिन स्मॉल कैप कंपनी का भविष्य लार्ज कैप है ये तो दिख रहा है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि स्मॉल कैप कंपनी, अगेन ये कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि स्मॉल कैप कंपनीज जो रिटर्न्स हैं वो लंबे समय में ज्यादा अच्छे देती हैं, तात्कालिक रूप से भी अच्छे देती हैं, लेकिन चूंकि रिस्की फिनोमिनन है कि जो छोटा है वो इतना ऊपर तक जा पाएगा नहीं, तो पैसा डूबता भी तेजी से है। इसलिए जनरली जब म्यूचुअल फंड्स की हम बात करते हैं, करेंगे भविष्य में म्यूचुअल फंड्स पर भी, तो स्मॉल कैप को अच्छे रिटर्न्स वाला माना जाता है, लेकिन रिस्की पोर्टफोलियो भी माना जाता है, ठीक है? उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ पा रहे हो। क्लियर? तो उम्मीद है कि फंडामेंटल एनालिसिस की जो बुनियाद है वो आपकी बननी शुरू हो गई है। कल हम कुछ रेशियोज के बारे में, मतलब कल और परसों में आपका पूरा फंडामेंटल एनालिसिस ढंग से खत्म कर देंगे। फिलहाल के लिए अगर कोई क्वेरी, आज जो बताई गई बातें हैं, जो व्यवहारिक बातें बातचीत हुई हैं आपसे, उनमें कोई डाउट है तो प्लीज बताएं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अनिकेत सर, आपने आईआईटी वाले बाबा की वीडियो देखी क्या? बहुत फेमस हो रहे हैं, अब क्या कहना चाहेंगे? अब क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, कोई भाई हैं अपने, खुश रहने दीजिए। चिंता मत करिए, 3 दिन बाद देखिए, जैसे ही आज आपने टेक्निकल एनालिसिस हमसे पढ़ा और उसके बाद आपको सब बातें अच्छे से समझ में आ गई, फंडामेंटल एनालिसिस के भी 3 दिन गुजर जाने दीजिए। आपको जितनी जरूरत है वो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है? मैं मेरा आईपीओ कब ला रहा हूँ? महाकुंभ विजय जी, मैं अभी डिक्लेयर कर दूं? प्लानिंग है कि वसंत पंचमी का जो महास्नान है उसमें जाने की प्लानिंग है, 2 और 3 तारीख में, ठीक है? अभी की जो मेरे पास समय की सारणी दिखा रही है वो इसके हिसाब से है। ईश्वर ने चाहा तो आप लोगों को भी वहां से बहुत सी चीजें लोगों से मिलकर बताएंगे, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच। हेल्थ मेरी अच्छी है, थैंक यू। कल फिर मुलाकात करते हैं।